तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, विधि निर्माण में राष्ट्रपति की भूमिका। तो विधि निर्माण में राष्ट्रपति की जो भूमिका है उसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि विधि यानी कानून बनता कैसे, विधेयक। तो सबसे पहले विधि बनने के लिए सबसे पहले विधेयक होता है। तो विधेयक क्या होता है, विधेयक जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बिल। विधेयक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बिल, विधेयक को बिल कहते हैं। तो सबसे पहले विधेयक जो पारित होगा ना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से पारित होगा। लोकसभा उसके बाद राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा से दोनों सदन से पारित होगा, तब विधेयक बनेगा। लोकसभा राज्यसभा और कोई कानून बनने के लिए तो लोकसभा और राज्यसभा से दोनों सदन से पारित होने के बाद क्या होगा, दोनों सदन से पारित होने के बाद दोनों सदन से पारित होने के बाद जब कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से पारित हो जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, तब जाता है राष्ट्रपति के पास। तो दोनों सदन से जब विधेयक पारित हो जाएगा उसके बाद कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। तो याद रखिएगा, जब विधेयक दोनों सदन से पारित हो जाएगा उसके बाद राष्ट्रपति के पास आएगा, तब राष्ट्रपति के पास आएगा। दोनों सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास आएगा, राष्ट्रपति के पास आएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, विधेयक यानी बिल। विधेयक को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बिल। तो कानून बनने के लिए सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित होने के बाद, लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित होने के बाद, यानी दोनों सदन से, संसद के दो सदन है, ये कल भी बताए थे, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, या राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है और लोकसभा को प्रथम सदन। तो याद रखिएगा, दोनों सदन से पारित होने के बाद वो विधेयक कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति अगर इस पर विधेयक पर स्वीकृति दे दे, राष्ट्रपति अगर स्वीकृति दे दे तब जाकर वह कानून बनता है। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे, राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे, राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे, तब जाकर वह कानून बन जाता है। देखिए, राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे तब विधेयक कानून बन जाता है, तब विधेयक कानून बन जाता है, तब विधेयक कानून बन जाता है या विधि बन जाता है, कहिए कानून बन जाता है। तो इसको समझिए पहले, क्या कहता है, राष्ट्रपति की विधि निर्माण में क्या भूमिका है। तो राष्ट्रपति की विधि निर्माण में क्या भूमिका है, तो ये देखिए, सबसे पहले जो विधेयक होता है ना, कोई भी कानून बनाने के लिए विधेयक पारित करना तो विधेयक पारित होता है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदन से विधेयक पारित होने के बाद कहा जाता है राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति उस पर सहमति दे दे, यानी स्वीकृति दे दे, हस्ताक्षर कर दे, तब जाकर वह कानून बनेगा। अगर राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं दिए, अगर उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, वे अस्वीकार कर दे, वे उससे स्वीकार न करे, आप पुनर्विचार है तो वापस लौटा भी सकते हैं, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है। तो ये सब अगर राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है तब विधेयक कानून बन जाता है, विधि बन जाता है। और जब तक स्वीकृति राष्ट्रपति की नहीं मिलेगी तब तक विधेयक कानून नहीं बनेगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि राष्ट्रपति को विधेयक से स्वीकृति के संबंध में जो शक्तियां हैं वह किस अनुच्छेद में। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के विधेयक स्वीकृति संबंधित शक्तियां, राष्ट्रपति के विधेयक स्वीकृति संबंधित शक्तियां, राष्ट्रपति के विधेयक स्वीकृति संबंधित शक्तियां, राष्ट्रपति की विधेयक स्वीकृति संबंधित शक्तियां, राष्ट्रपति के विधेयक स्वीकृति संबंधित शक्तियां जो किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति के विधेयक स्वीकृति संबंधित शक्तियां या अनुच्छेद 111 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की विधेयक स्वीकृति संबंधित शक्तियां अनुच्छेद 111 में है। अनुच्छेद
111 में राष्ट्रपति की विधेयक स्वीकृति संबंधित शक्ति, अनुच्छेद 11 में वो कोई विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं या पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकते हैं। तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति की विधेयक स्वीकृति संबंधित शक्तियां में जो हो जाएगा वे स्वीकार कर सकते हैं। सबसे पहले लिखिएगा स्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा हो जाएगा अस्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकते हैं, पुनर्विचार हेतु, पुनर्विचार हेतु, पुनर्विचार हेतु, पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकते हैं, पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकते हैं, पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकते हैं, पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकते हैं। उसके बाद जो चौथा हो जाएगा क्या हो जाएगा, यदि कोई विधेयक पुनर्विचार के बाद पारित, यदि कोई विधेयक, सबसे पहले यही तक रहने दीजिए। तो क्या कहता है, विधि निर्माण में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है। तो विधि निर्माण में जो विधेयक होता है ना, वो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे दे तब वह कानून बन जाता है, और अगर राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं दे तो वो कानून नहीं बनेगा। और राष्ट्रपति के जो विधेयक से स्वीकृति संबंधित शक्तियां है, राष्ट्रपति को विधेयक स्वीकार करना या अस्वीकार करना, इससे संबंधित जो शक्तियां दी गई है वह किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो अनुच्छेद 111 में ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के विधेयक स्वीकृति संबंधित शक्तियां किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 111 में। राष्ट्रपति की विधेयक स्वीकृति संबंधित शक्तियां किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 111 में। तो उसके बाद राष्ट्रपति विधेयक स्वीकृति संबंधित शक्तियां क्या क्या है। तो सबसे पहले वो स्वीकार कर सकते हैं, यदि वो स्वीकार कर लिए कोई विधेयक तो वो कानून बन जाएगा। अगर अस्वीकार कर दिए तो वो कानून नहीं बनेगा। और पुनर्विचार है तो वापस लौटाना, तो पुनर्विचार जैसे कोई विधेयक बना उसमें राष्ट्रपति को लगेगा कि कोई गलत कानून है तो वह संसद को वापस कर सकते हैं कि इसमें सुधार कर लाओ, पुनर्विचार करके वापस लाओ। तब पुनर्विचार के बाद यदि वह विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा। तो समझिए, अगर कोई विधेयक अगर संसद के पास पुनर्विचार के हेतु वापस लौटा दिए राष्ट्रपति, और पुनर्विचार करने के बाद संसद फिर से उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजेगा, तो क्या राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य होंगे। यानी हर हाल में राष्ट्रपति को स्वीकृति देना होगा, लेकिन पुनर्विचार करने के बाद पुनः वही विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तब। तो ये यहाँ लिख लीजिएगा, कोई विधेयक पुनर्विचार के बाद यदि कोई विधेयक पुनर्विचार के बाद, यदि कोई विधेयक पुनर्विचार के बाद पुनः राष्ट्रपति के पास आता है, पुनः राष्ट्रपति के पास आता है, पुनः राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, 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 बाध्य है। तो देखिए क्या कहता है, यदि कोई विधेयक पुनर्विचार के बाद, जैसे कोई विधेयक राष्ट्रपति लौटा दिए और उस पर पुनर्विचार करने के बाद पुनः वह विधेयक राष्ट्रपति के पास आ गया, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए हर हाल में बाध्य है। यानी हर हाल में उनको स्वीकृति देना ही होगा, कानून बनेगा ही। पुनर्विचार के बाद वह विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा तब। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद किसी को कोई दिक्कत, सबसे पहले क्या है, विधेयक। तो विधेयक कहाँ से पारित होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से। विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से पारित होने के बाद क्या जाता है, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे देंगे, तब वह विधेयक कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति जब तक स्वीकृति नहीं देंगे तब तक कानून नहीं बनेगा। और राष्ट्रपति के जो विधेयक से स्वीकृति संबंधित शक्तियां हैं, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 111 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 111 में
उसके बाद राष्ट्रपति के जो विधेयक स्वीकृति संबंधित शक्तियां है वो क्या क्या है, तो सबसे पहले तो वो उस विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं, यानी स्वीकार कर सकते हैं तो वो कानून बन जाएगा। अगर वे अस्वीकार कर सकते हैं, वही कहता है स्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद पुनर्विचार है तो वापस लौटा सकते हैं, तो वही ना लिखे पुनर्विचार है तो वापस लौटा सकते हैं। तो फिर पुनर्विचार के बाद यदि वही विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास आया तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करेंगे ही, हर हाल में करना होगा, ऐसा मंत्रिपरिषद द्वारा बाध्य किया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से संसद में रखे जाने वाले विधेयक। तो राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से संसद में रखे जाने वाले विधेयक कौन कौन है, तो इसको हम लोग देखेंगे। वो था राष्ट्रपति के विधि निर्माण में राष्ट्रपति की क्या भूमिका थी, ये सब। अब है राष्ट्रपति जिस पर पहले से ही स्वीकृति दे चुके हैं, जिस पर पहले से हस्ताक्षर कर चुके हैं, और वो विधेयक कौन कौन है जो संसद में रखे जाते हैं। तो पहले ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि कोई भी विधेयक सबसे पहले कहाँ रखा जाता है, संसद में, और संसद से पारित होने के बाद कहा जाता है राष्ट्रपति के पास। तो वही कह रहा है राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से संसद में रखे जाने वाले विधेयक। तो राष्ट्रपति जिस पर पहले से स्वीकृति दे चुके हैं उसको संसद में रखना, वो विधेयक कौन कौन है ये देख लेते। तो सबसे पहले हो जाएगा क्या, राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से संसद में रखे जाने वाले विधेयक। तो सबसे पहले होगा राज्य पुनर्गठन विधेयक, 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 राज्य पुनर्गठन विधेयक। दूसरा हो जाएगा भारत के संचित निधि से खर्च होने वाला विधेयक, भारत के संचित निधि से, भारत के संचित निधि से, भारत के संचित निधि से खर्च होने वाला विधेयक, भारत के संचित निधि से खर्च होने वाला विधेयक, खर्च होने वाला विधेयक, भारत के संचित निधि से खर्च होने वाला विधेयक, भारत के संचित निधि से खर्च होने वाला विधेयक। उसके बाद क्या हो जाएगा, चुनाव आयोग की रिपोर्ट। तीसरा हो जाएगा चुनाव आयोग की रिपोर्ट, चुनाव आयोग की रिपोर्ट, चुनाव आयोग की रिपोर्ट, चुनाव आयोग की रिपोर्ट। ये सभी संसद में रखे जाते हैं, राष्ट्रपति इस पर पहले से ही स्वीकृति दे चुके होते हैं। उसके बाद हो जाएगा अनुसूचित जाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, अनुसूचित जाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, अनुसूचित जाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट। उसके बाद हो जाएगा अनुसूचित जनजाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति आयोग की रिपोर्ट, अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा, छठा नंबर हमारा जो हो जाएगा, छठा नंबर में हो जाएगा क्या, वित्त आयोग की रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट, वित्त आयोग, वित्त आयोग की रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट। उसके बाद सातवां हो जाएगा, सातवां हो जाएगा बजट, CAJ, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की वार्षिक रिपोर्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की वार्षिक रिपोर्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्या हो जाएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग
हैं तो याद रखिएगा कि सबसे आजादी के बाद सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था 1953 में, और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय गांधी थे, और राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना रिपोर्ट भारत सरकार को 1955 में दिया था, और राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया। राज्य पुनर्गठन विधेयक जो राष्ट्रपति वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? याद रखिएगा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, और इनसे पहले जो थे सुशील चंद्रा। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग की वार्षिक रिपोर्ट को भी रखा जाता है संसद में राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से। उसके बाद यूपीएससी की रिपोर्ट, तो याद रखिएगा यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो याद रखिएगा यूपीएससी का गठन यूपीएससी का गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है। यूपीएससी का गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 315 के तहत यूपीएससी का गठन किया जाता है। उसके बाद बजट, और बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। बजट का मतलब क्या होता है? बजट, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कहा जाता है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 112 में। और बजट का संबंध है जो किससे? सरकार के आय व्यय के लेखा जोखा से संबंध है बजट का। तो बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, ये याद रखेगा, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। तो यहाँ पर ये कर लीजिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है, अनुच्छेद 112 में है। ये भी याद रखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में। और बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। संविधान में कहीं नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। और बजट का संबंध किससे है? सरकार के आय व्यय के लेखा जोखा से बजट का संबंध। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आ गई होगी। तो आज के सेशन को रहने दिया जाता है, उसके बाद हम लोग कल मिलेंगे अगले वीडियो की